टू नॉलेज एज ए हंटर। सो जैसा कि हम क्लास 9 का अपना जो काव्यखंड का 4th चैप्टर है कैदी और कोकला उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पहले ही इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसको वॉच नहीं किया है तो आप उसको वॉच कर लेना, और जो मेरा वीडियो है वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग इसको मिस और स्किप दोनों ही मत करना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है इसमें मैं आपको कौन से इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है इसी में के इंपॉर्टेंट वो भी बताने वाली हूँ। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है कि जो कोयल की जो कूक सुनकर जो कवि है उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, तो हमें इसका आंसर लिखना है। तो आंसर में लिख देंगे कोयल की कूक सुनकर कवि सोचता है कि कोयल उससे कुछ कहना या बताना चाहती थी। अब क्या है, जो कोयल की कूक सुनकर जो कवि है वो सोचता है कि जो कोयल है वो उससे कुछ कहना या बताना चाहती है। आगे है, अर्थात वह जेल में बंद कैदियों के लिए कुछ विशेष संदेश लाई है। अर्थात क्या है, वो जेल में बंद जो कैदी हैं वो उन सब के लिए क्या लाई है, एक विशेष संदेश मैसेज लाई है। फिर आगे है, कभी यह भी सोचता है कि या तो वह कोयल उसका दुख बांटना चाहती है। कभी ये भी सोचता है कि या तो जो कोयल है वो उसका क्या बांटना चाहती है, दुख भी बांटना चाहती है, या फिर उसकी जो यातनाओं को देखकर वो आंसू बहा रही है। इतना हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। वहीं उसे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दे रही है। वहीं आगे क्या है कि वो वहीं क्या कर रही है, उसको अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा भी दे रही है। सो गाइस यहीं पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर फर्स्ट फिनिश हो गया, और ये जो आंसर फर्स्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लेना ताकि आप एग्जाम में आप अपने गुड मार्क्स गेन कर सकें। सो गाइस बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले इसको रीड कर ले। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताइए। क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा है कि जो कवि हैं उन्होंने कोयल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताइए, तो इसको लिखना है। तो इसमें आंसर में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, कवि ने कोयल के बोलने की निम्नलिखित कारणों की संभावना बताइए। तो सबसे पहले क्या पड़ गई, यहाँ पे हेडिंग पड़ गई। फिर हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, कोयल कैदियों के मन में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने आई है। जो कोयल है वो कैदियों के मन में क्या किसकी भावना जागृत करने आई है, स्वतंत्रता की भावना। तो लिख देंगे क्या, कोयल कैदियों के मन में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने आई है। और फिर इसके आगे कुछ और पॉइंट लिखेंगे, वो भी देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है, वह कवि की यातनाओं से दुखी होकर सहानुभूति प्रकट करने आई है। वो क्या है, वो कवि की यातनाओं से दुखी होकर वो क्या करने आई है, सहानुभूति प्रकट करने आई है। थर्ड है, वह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किसी का संदेशा लेकर आई है। वो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या, किसी का संदेशा लेकर आई है, मीन्स किसी का मैसेज लेकर आई है। फोर्थ पॉइंट है, कोयल बावली हो गई है जो असमय अर्धरात्रि में चीख रही है। जो फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो कोयल है वो बावली हो गई है, जो क्या है, असमय मीन्स जो अर्धरात्रि में चीख रही है। तो इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ऐसे बन सकता है कि जो कोयल है वो किस समय मतलब चीख रही है, तो आपको मतलब बताना है। अर्धरात्रि में उसका MCQs में बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो आपको अर्धरात्रि में टिक लगाना होगा। तो अगर ऐसा है क्वेश्चन तब। तो फिफ्थ पॉइंट है, उसने दानाबल से उठती ज्वालाएँ देख ली हैं। उसने क्या करा है, दानाबल से उठती ज्वालाएँ उसको देख लिया है। सो गाइस यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन सेकंड है उसका आंसर सेकंड फिनिश हो गया। हम क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। इसमें पूछा है कि जो किस शासन और किसकी मतलब तुलना तम के प्रभाव से की गई है और ऐसा क्यों, तो हमें ये बताना है। तो इसमें आंसर में लिख देंगे, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है। इतना तो हमने आंसर में लिख दिया कि किस शासन मीन्स यहाँ पे क्या है, कौन सा शासन, ब्रिटिश शासन। तो इसको तो डालना ज़रूर डालना है, इस मस्ट है। तो क्या है कि तुलना तम के प्रभाव से की है, इतना लिख दिया ब्रिटिश शासन की। फिर आगे लिखेंगे, क्योंकि वे क्रांतिकारियों को जेल की काली दीवारों के भीतर कैद कर रहे हैं। क्योंकि वो क्रांतिकारियों को क्या कर रहे हैं, जेल उनकी जो काली दीवार है उनके भीतर क्या कर रहे हैं, कैद कर रहे हैं। वे उन्हें जीवित नहीं रहने देना चाहते, वो उन्हें क्या नहीं देना चाहते, जीवित रहने नहीं देना चाहते। फिर आगे है, नहीं देना चाहते। फिर आगे है गाइस, और तड़पा कर मार रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, तड़पा कर उनको मार रहे हैं। उनके जीवन पर रात दिन बड़ा पहरा
बिठा रखा है, उनके जिन पर क्या करा है, रात दिन क्या करा है, कड़ा पहरा बिठा रखा है। मीन्स पूरे दिन क्या है, रात दिन एक करके उनको पहरा दिया जाता है। उनके आगे उनके सामने क्या होता है, रात दिन कड़ा पहरा बैठा रखा जाता है। तो गाइस यहीं पर हमारा आंसर थर्ड फिनिश हो गया, और ये आंसर भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको लर्न कर लेना ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। क्वेश्चन फोर्थ है, कविता के आधार पर पराधीन भारत के जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन फोर्थ में क्या पूछा है कि जो कविता के अनुसार जो पराधीन भारत के जेलों में जो दी जाने वाली यातनाएं हैं उनका वर्णन करना है। तो इसमें आंसर में रख देंगे, ये तो हेडिंग पर फर्स्ट हेडिंग डाल देंगे, आप उसको ब्लैक पेन से भी डाल देना। क्या है, पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को भीषण अमानवीय यातना दी जाती थी, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। तो ये तो हमारी हेडिंग पड़ जाएगी। और फिर फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, कैदियों को अत्यंत छोटी सी कोठरी में रखा जाता था। जो कैदी हैं उनको क्या अत्यंत क्या जो छोटी सी कोठरी होती उसमें रखा जाता था। फिर सेकंड पॉइंट है, उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। उनको जो कैदी होते थे वहाँ पर उनको क्या करा जाता था, भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, उनसे अत्यंत कठोर परिश्रम करवाया जाता था। उनसे क्या करवाया जाता था, अत्यंत कठोर परिश्रम करवाया जाता था। और फोर्थ पॉइंट में लिख देंगे, राजनैतिक बंदियों को भी चारों लुटेरों तथा बटमारों के साथ रखा जाता था। तो राजनीतिक जो बंदी होते हैं उनको भी क्या चोरों, लुटेरों और बटमारों के साथ रखा जाता था। फिर फिफ्थ पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, इसमें लिख देंगे, कैदियों को अपनी बात कहने का अवसर भी नहीं दिया जाता। जो वहाँ के कैदी होते थे उनको अपनी बात कहने का भी अवसर, मतलब कि मौका उनको नहीं दिया जाता, तो उनको वो मौका नहीं मिलता था अपनी बात कहने का। तो हम क्वेश्चन फिफ्थ पर आते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। का वाला देख लेते हैं, नतुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इस पंक्ति का हमें क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। तो आंसर में लिख देंगे, कवि के अनुसार भारत कभी वैभवशाली देश था। जो कवि हैं उनके अनुसार जो भारत है वो कभी वैभवशाली देश था। आज अंग्रेजों के शासन में विपिन है। जो आज अंग्रेजों के शासन में क्या है, विपिन है। कवि को लगता है कि, अब कवि को क्या लगता है वो हम अपने आगे वाले पेज में लिखेंगे। तो क्या है, कवि को लगता है कि यह, इसका आधा आंसर आगे है हमारा। तो कवि को क्या लगता है कि कोयल भारत के उस वैभव की रखवाली कर रही है। कवि को लगता है कि जो कोयल है वो भारत के उस जो वैभव की रखवाली कर रही है, इसीलिए वह उससे कुछ बोलने का आग्रह कर रहा है। इसीलिए वो उससे कुछ बोलने का आग्रह कर रहा है। तो इसी का जो खा वाला पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। ये कौन सा है, खा वाला इसका पार्ट है। उसमें क्या, ये भी एक पंक्ति है, इसका भी हमें भाव स्पष्ट करना है। तो हूँ मोर खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकल का कुआं। तो हमने इसको रीड कर लिया। अब हम इसको भाव इसका जो भाव है उसको डिस्कस करेंगे। तो क्या है, अंग्रेजी शासन में, आंसर में है, अंग्रेजी शासन में स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर यातनाएं दी जाती थी। अंग्रेजी शासन में क्या, जो स्वतंत्रता सेनानियों को क्या किया जाता था, कठोर यातनाएं दी जाती थी। उनमें से एक थी पेट पर जुआ बांधकर खींचना, और पुर या चरस से कुएं का पानी बाहर निकालना। तो उनमें से एक यहाँ थी पेट पर जुआ बांधकर खींचना, और दूसरी क्या थी, पुर या चरस में कुएं का पानी बाहर निकालना। तो ये दोनों थी। फिर आगे है, अर्थात कवि से पशुओं के समान काम लिया जाता था। अर्थात जो कवि हैं उनसे क्या करा जाता था, पशुओं के समान काम लिया जाता था। इस पर कवि कहता है, इस पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि यह काम मैं ये सोचकर कर रहा हूँ कि इससे अंग्रेज़ों की शेखी और अकड़ खत्म हो जाएगी। वो कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वो ये सब काम किस लिए कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, अंग्रेज़ों की शेखी और जो उनकी अकड़ है वो ख़त्म हो जाएगी, और वे यहाँ से चले जाएंगे, और वो यहाँ से चले जाएंगे अंग्रेज़। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है क्वेश्चन सिक्स्थ। तो क्वेश्चन सिक्स्थ को पहले रीड कर लेते हैं। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा है। तो इसमें बताना है कि जो अर्धरात्रि में कोयल है उसकी चीख से कवि का क्या अंदेशा है। तो आंसर में लिख देंगे, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का अंदेशा होता है। तो क्या है, अर्धरात्रि में क्वेश्चन से लिख लेंगे पहले। तो आंसर में अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का अंदेशा होता है कि क्या है, वो आगे देख लेंगे कि कोयल ने अर्धरात्रि में क्रांति की ज्वाला को जंगल की आग दानाबल के रूप में देख लिया। जो कोयल है उसने क्या करा है, अर्धरात्रि में क्रांति की ज्वाला को जंगल की आग जो दानाबल है उसके रूप में देख लिया है। फिर आगे लिखेंगे, इसी के आगे क्वेश्चन सिक्स के आगे लिखेंगे। फिर क्या है, इसीलिए
वह आधी रात को यह बताने के लिए चीख रही है। इसीलिए वो क्या कर रही है, वो आधी रात को ये बताने के लिए चीख रही है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति की आग फैल चुकी है, कि जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या है, क्रांति की आग फैल चुकी है। आगे है, या फिर कोयल अपना मानसिक संतुलन खोकर बावली हो गई, या फिर क्या है, जो कोयल है वो अपना मानसिक संतुलन खोकर बावली हो गई है। तो इतना ही है हमारा आंसर 6। तो अब हम क्वेश्चन 7 पर आते हैं। क्वेश्चन 7 है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो क्वेश्चन 7 में क्या बोला है कि जो कवि है उसको कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो इसको भी हम पहले आंसर इसका डिस्कस कर लेते हैं। कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल का बसेरा हरी भरी डाल पर है। क्यों हो रही है, क्योंकि जो कोयल है उसका जो बसेरा है वो कहाँ है, हरी भरी डाल पर है। और कवि कालकोठरी में कैद है, और जो कवि है वो कहाँ है, कालकोठरी में कैद है। आगे है, कोयल आकाश में निर्बाध उड़ सकती है। जो कोयल है वो आकाश में निर्बाध उड़ सकती है। आगे फिर क्या है, वहीं जो कवि है उसका क्या, वहीं कवि एक संकरी सी 10 फुट की कोठरी में बंद है। वहीं जो कवि है वो एक संकरी से 10 फुट की जो कोठरी है उसमें बंद है। कौन, कवि। फिर आगे है, कोयल की तान सुनकर लोग वहाँ वहाँ कहे उठते हैं। जो कोयल है उसकी तान सुनकर लोग क्या करते हैं, वाह वाह करते हैं। तो वही यहाँ पर कोयल की, वहीं जो क्या है, कोयल की तान सुनकर लोग वाह करते हैं। जबकि कवि का रोना भी मना, कवि जबकि क्या है, कवि हैं उनके लिए रोना भी मना है। तो हम क्वेश्चन 8 पर आते हैं। क्वेश्चन 8 है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों को कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। तो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि कवि के स्मृति पटल पर कोयल के कौन सी गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह नष्ट करने पर तुली है। इसमें हमें ये बताना है। तो इसमें आंसर लिख देंगे, आंसर में लिखेंगे, आंसर जो 8 है उसका आंसर है कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियाँ अंकित है। तो सबसे पहले तो ये लिख देंगे कि जो कवि है, कवि क्वेश्चन से लिख देंगे, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियाँ अंकित है। उससे याद है कि प्रातः काल सूर्योदय के समय कोयल अपना मधुर गीत सुनाती है। उससे क्या याद है कि रोजाना जो सूर्योदय के समय जो कोयल है वो उसको अपना मधुर गीत सुनाती थी। आगे है, उसने उसे विंध्याचल के वनों में झरनों के आसपास गीत गाते सुना। और उसने उसे क्या, विंध्याचल के वनों में क्या, झरनों के आसपास गीत गाते सुना है। आगे है, वहीं तेज झोंकों से कंपा देने वाली हवाओं के बीच भी कोयल का गान सुना। वहीं क्या है, जो तेज झोंके हैं वहीं पे उनके कंपा देने वाली हवाओं के बीच भी कोयल का गान सुन रहा है। इस गान में इतनी मधुरता थी कि वह मधुरता किसी भी घाव पर मरहम लगाने का काम कर सकती थी। इस गान में क्या थी, इतनी मधुरता थी कि वह किसी भी घाव पर मरहम लगाने का काम कर सकती थी। आगे है, कोयल देश के नागरिकों तथा स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर अंग्रेज द्वारा किए गए अत्याचारों में शुभ है, इसीलिए वह सारी मधुर स्मृतियों को नष्ट करने पर तुली है। तो क्या है, कोयल क्या है, देश के नागरिकों तथा स्वतंत्रता क्रांतिकारी पर अंग्रेजों द्वारा क्या है, किए गए अत्याचारों से शुभ है, और इसीलिए वो क्या कर सकती है, वो सारी मधुर स्मृतियों को नष्ट करने पर तुली है। सो गाइस, अब हम अपने क्वेश्चन 9 पर आएंगे। क्वेश्चन 9 पर आने से पहले मैं बता दूँ, जो हमें अभी मतलब क्वेश्चन 7 डिस्कस किया था तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी लर्न कर लेना और आगे मैं और बता दूँगा। हाँ, तो क्वेश्चन 9 पर आते हैं। पहले हथकड़ियों का गहना क्यों कहा गया है। हथकड़ी है, क्वेश्चन 9 था उसमें बताया कि जो पूछा गया है कि जो हथकड़ी है उनको गहना क्यों कहा गया है। तो इसको भी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इस कथन में गहरी रचना है, इस कथन में क्या है, गहरी रचना है। हथकड़ियाँ अपराधियों के लिए बंधन हो सकती हैं। जो हथकड़ियाँ हैं वो अपराधियों के लिए तो बंधन हो सकती हैं। फिर आगे क्या है, पर देश प्रेमी तथा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वह गहने से कम नहीं है। पर जो देश प्रेमी हैं तथा जो देश प्रेमी हैं उनके लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वो किसी गहने से कम नहीं होती हैं। क्या है कि जो देश प्रेमी और क्या है, जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनके लिए वो किसी गहने से कम नहीं थी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हथकड़ियाँ उन्होंने कोई गलत काम करने की सज़ा के बदले नहीं पहनी थी। क्योंकि जो ये हथकड़ियाँ थीं वो उन्होंने कोई गलत काम करने की सज़ा के तौर पे नहीं पहनी थी, बल्कि क्या था, देश को स्वतंत्र कराने के महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहनी थी। बल्कि क्या था, जो देश को स्वतंत्र कराने के महान उद्देश्य के कारण, उन्होंने देश को पूरा करने के कारण उन्होंने ये हथकड़ियाँ पहनी थी। फिर आगे है, इससे उनका
और देश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। इससे उनका और उनके देश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। उनके मनोबल को तोड़ने के लिए अंग्रेज उन्हें हथकड़ियाँ पहनाते थे। उनके मनोबल को तोड़ने के लिए जो अंग्रेज थे वो उन्हें हथकड़ियाँ पहनाते थे, पर इससे वीरों का जोश और दूना हो जाता था। पर इससे जो वीर हैं उनका जोश और दूना हो जाता था। और फिर है दोनों हो उठता था। फिर है आगे है इसीलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। तो एंड में क्या लिख देंगे लास्ट में, इसीलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। तो क्वेश्चन ये वाला है जो क्वेश्चन 9 अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से लर्न कर लेना, बल्कि ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो अच्छे से कर लेना गाइस। तो ये अब हम क्वेश्चन 10 पर आते हैं। क्वेश्चन 10 है, काली तू एक काली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो क्वेश्चन 10 है जिसमें क्या है, ये जो पंक्ति दी गई है काली तू एक काली, इन पंक्ति में क्या करना है, काली शब्द की आवृत्ति जो उत्पन्न चमत्कार है उसका विवेचन करना है। तो हमें आंसर में लिख देंगे हम, काली तू एक काली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति हुई है। इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये लिख देंगे, इसको लिख देंगे पंक्तियों काली तो काली। फिर क्या है, इसमें लिखेंगे इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति हुई है और विभिन्न संदर्भों में उनका उसके अर्थ में भी भिन्न है। उनके मतलब क्या है, उन और जो विभिन्न संदर्भ हैं उनके अर्थ भी डिफरेंट है, मतलब उनका अर्थ भी भिन्न है, अलग है। इसीलिए यहाँ यमक अलंकार का चमत्कार है। इसीलिए यहाँ पे किस अलंकार का चमत्कार है, यमक अलंकार का। ये है एक अलंकार। तो अलंकार तो जब मैं अपना वीडियो आप लोग मेरा देखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो अलंकार इसको जाना ज़रूरी है। तो अब हम इस पे आते हैं, काली शब्द के भिन्न संदर्भों में भिन्न अर्थ निम्नलिखित है। तो अब हम इसमें तो हेडिंग डाल देंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, रंग के संदर्भ अर्थ में, जो रंग के संदर्भ है उसके अर्थ में क्या है, कोयल रात दोषी कंबल हथकड़ियाँ सबका रंग काला है, हथकड़ियाँ सबका रंग काला है। तो इतना हम इस फर्स्ट पॉइंट में लिख देंगे। फिर सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में यहाँ से लिखेंगे अन्याय के संदर्भ में अर्थ में। तो क्या है, अन्याय के संदर्भ जो अर्थ है उसमें क्या लिखना है, तो इसमें लिखना है अंग्रेजों की करतूतें काल कोठी, इतना लिख देंगे। फिर थर्ड पॉइंट पे आएंगे, भयानकता के संदर्भ में। अब क्या है, भयानकता के संदर्भ में बताना है, तो इसमें अर्थ में यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में अर्थ में। फिर है काली लहर कल्पना काली, इतना हमारा आंसर 10th हो गया। अब हम क्वेश्चन 11 पर आते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो इसमें का वाला है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। किस दानवल की ज्वालाएँ हैं देखीं। तो क्या है, इसमें ये कहा है कि किस दानवल की ज्वालाएँ हैं देखीं। तो इसको हम क्या करना है, सबसे पहले भाव सौंदर्य स्पष्ट कर देंगे, इसको डिफाइन करना। तो इसमें आंसर में लिख देंगे भाव सौंदर्य, सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे। फिर है स्वतंत्रता संघर्ष की आग दानाबल की भांति सारे देश में फैल चुकी है। तो स्वतंत्रता संघर्ष की आग है वो दानाबल की भांति क्या है, सारे देश में फैल चुकी थी। कवि को लगता है कि कोयल ने भी क्रांति की इस आग को देख लिया है। तो कवि को क्या लग रहा है कि कोयल ने भी इस जो क्रांति की आग है उसको देख लिया है। तो ये तो हम भाव सौंदर्य में लिख देंगे। फिर शिल्प सौंदर्य में लिखेंगे, इसको हेडिंग डाल देंगे पहले। फिर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, दानावल की ज्वालाएँ रूपक अलंकार है। जो दानावल की ज्वालाएँ हैं वो क्या है, रूपक अलंकार है। सेकंड पार्ट में लिखेंगे मानवीय अलंकार है। फिर थर्ड पार्ट में लिखेंगे प्रश्न शैली के प्रभावी प्रयोग है। और फोर्थ पार्ट में लिखेंगे तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली भाव को व्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम है। क्या है, जो तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है वो भाव को व्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम है। सो गाइस, वैसे तो ये क्वेश्चन क्या है, काव्य सौंदर्य वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते नहीं एग्जाम में, मोस्टली तो टेस्ट वगैरह में नहीं आते। जो जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसको आप लोग को अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि वो तो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। अगर आपका मतलब एग्जाम होगा तो उसमें वो 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब जो हथकड़ी वाला क्वेश्चन है वो तो आएगा ही आएगा। तो उसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैंने बताया और क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी अच्छे से लर्न कर लेना। सो गाइस, यहीं पर हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो गया। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू चैप्टर के साथ। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो।